नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। जैसे जैसे 2011 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, मकान के बाहर जुटे तृणमूल कांग्रेस के हजारों समर्थकों में उत्साह का ज्वार बढ़ रहा था। लेकिन ममता बनर्जी का चेहरा बेहद शांत था। बावजूद इसके कि कांग्रेस से नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाने के लगभग 13 साल बाद लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने का उनका सपना पूरा होता नजर आ रहा था। साथ ही उनकी एक पुरानी कसम भी पूरी होने वाली थी। जब यह साफ हो गया कि टीएमसी भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली है, तो ममता जश्न मनाने की बजाय आगे की रणनीति बनाने में जुट गईं। वो तब केंद्रीय रेल मंत्री थीं और उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। नतीजे आने के बाद पूरी रात वे अपने करीबी सहयोगियों के साथ सरकार की रूपरेखा बनाने में जुटी रहीं। ममता बनर्जी की बेहद करीबी रही सोनाली गुहा ने अपने पहले वाकया में बताया था यह बात। अब सोनाली टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गई हैं और वह बीजेपी में चली गई हैं। चुनावी नतीजों के बाद ममता की प्रतिक्रिया भी काफी सधी हुई थी। उन्होंने कहा था, यह माँ, माटी और मानुष की जीत है। बंगाल के लोगों के लिए जश्न मनाने का मौका है, लेकिन साथ ही हमें उन लोगों को भी याद रखना होगा जिन्होंने इस दिन के लिए बीते 3 दशक के दौरान अपना बलिदान दिया है। आखिर ममता ने कौन सी कसम खाई थी जो उस दिन पूरी होने वाली थी? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जुलाई 1993 में उनके युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक मारे गए थे। उस अभियान के दौरान ममता को भी चोटें आई थीं, लेकिन उसके पहले उसी साल 7 जनवरी को नदिया जिले में एक मूक बधिर बलात्कार पीड़िता के साथ राइटर्स बिल्डिंग जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए वो उनके चैम्बर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गई थीं। ममता का आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थीं, लेकिन बसु ने उनसे मुलाकात नहीं की। बसु के आने का समय होने पर जब लाख मान मनोबल के बावजूद ममता वहां से टस से मस नहीं होने को राजी हुई, तब उनको और उस युवती को महिला पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गए। इस दौरान ममता के कपड़े भी फट गए थे। ममता ने उसी दिन मौके पर ही कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही इमारत में दोबारा कदम रखेंगी। उन्होंने अपनी कसम को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। आखिर 20 मई 2011 को करीब 18 साल बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा कदम रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु तो ममता की राजनीति से इतने चिढ़ते थे कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनका नाम तक नहीं लिया। इसकी बजाय वे हमेशा ममता को वह महिला कहकर संबोधित किया करते थे। ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक कैरियर ऐसी कई घटनाओं से भरा पड़ा है, चाहे वह वर्ष 1990 में सीपीएम के एक कार्यकर्ता लालू आलम की ओर से हुआ जानलेवा हमला हो, या फिर सिंगूर में टाटा परियोजना के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 26 दिनों का अनशन। ऐसी हर घटना उनके कैरियर में निर्णायक मोड़ साबित होती रही है। 16 अगस्त 1990 को कांग्रेस की अपील पर बंगाल बंद के दौरान लालू आलम ने हाजरा मोड़ पर ममता के सिर पर लाठी से वार किया था। इससे उनकी खोपड़ी चटक गई थी, लेकिन सिर पर पट्टी बंधवाकर वे दोबारा सड़क पर उतर पड़ी और जोर शोर से लग गई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ममता टीएमसी के अकेली सांसद थीं, लेकिन 2009 में उन्होंने पार्टी के सीटों की तादाद 19 तक पहुंचा दी। ममता बनर्जी के कट्टर दुश्मन भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस में अहम की लड़ाई और सिद्धांतों पर टकराव के बाद होकर नई पार्टी बनाने और महज 13 साल के भीतर राज्य में मजबूती से जड़े जमाए बैठने लेफ्ट की सरकार को शिकस्त देकर सड़क से सचिवालय तक पहुंचाने जैसा करिश्मा ममता ने दिखाया है, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। तो चलिए अब ममता बनर्जी के सियासी सफर की चर्चा कर लेते हैं। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरी ममता ने माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी देते हुए धमाके के साथ अपनी संसदीय पारी की शुरुआत की। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनको युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वे कांग्रेस विरोधी लहर में 1989 का लोकसभा चुनाव हार गईं, लेकिन इससे हताश हुए बगैर अपना पूरा ध्यान उन्होंने बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर लिया। साल 1991 के चुनाव में वे लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गईं। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उस साल चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिंह राव मंत्रिमंडल में उन्हें युवा कल्याण और खेल मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन केंद्र में महज 2 साल तक मंत्री रहने के बाद ममता ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन किया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब उनकी दलील थी कि वह राज्य में माकपा की अत्याचार के खिलाफ कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती हैं। घोष बताते हैं कि राजनीतिक करियर के शुरुआत से ही ममता का एकमात्र मकसद बंगाल की सत्ता से वामपंथियों को बेदखल करना था। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने सहयोगी भी बदले। कभी उन्होंने केंद्र में एनडीए का दामन थामा तो कभी कांग्रेस का। वर्ष 2012 में टाइम पत्रिका ने उन्हें विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। वैसे ममता के कैरियर में ऐसी विवादास्पद घटनाएं हुई हैं जिसके कारण उनकी छवि एक झक्की, सनकी और आत्म प्रशंसा में डूबे रहने वाले एक राजनीतिज्ञ की बनी। ममता पर तानाशाही और अपनी आलोचना बर्दाश्त न कर पाने के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही पार्टी में अपने भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी को बढ़ावा देने के भी आरोप लगे हैं। ममता पर भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने समेत कई सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उन पर जो सबसे गंभीर आरोप लगता है वो है अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का। ममता एक राजनेता होने के अलावा एक कवि, लेखक, चित्रकार भी हैं। बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पेंटिंग बेचकर पार्टी के चुनाव अभियान के लिए लाखों रुपए भी जुटाए थे। हालांकि बाद में उन पेंटिंग्स के खरीदारों को लेकर सवाल भी उठे और विपक्ष ने ममता को भी कटघरे में खड़ा किया। खरीदने वालों में राज्य के कई चिटफंड कंपनियों के मालिक शामिल थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी कविताओं और कहानियों के दर्जनों किताबें भी आ चुकी हैं। अपने भाषणों में वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र का हवाला देती रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीते एक दशक के सबसे अहम विधानसभा चुनाव से पहले सवाल उठ रहा है कि क्या चौतरफा चुनौतियों के बीच ममता इस बार सत्ता की हैट्रिक लगा पाएंगी। इस बार मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी समेत कई मजबूती सहयोगी उनके साथ अब नहीं हैं। तापस मुखर्जी कहते हैं, ममता की ताकत खुद ममता ही है। अब तक के राजनीतिक कैरियर को ध्यान में रखते हुए उनको कम करके आंकना विपक्षियों के लिए गलती हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।